सभा और समिति मुख्यतः वैदिक कालीन शासन पद्धति रही है। वैदिक कालीन शासन पद्धति मतलब जो मुख्यतः जो वैदिक समाज है वह ट्राइबल स्टेट का समाज है। ट्राइबल स्टेट का मतलब होता है कबीलाई समाज है, जो मुख्यतः चीफडम की पद्धति पर आधारित है। चीफडम का मतलब होता है सरदारी सिस्टम, जिसमें एक सरदार हेड होता है, एक जनात्मक व्यवस्था है। जन का मतलब होता है संचरणशील कबीला। तो एक प्रकार से यह मोबाइल ट्राइबल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगातार संचरण करते रहते हैं। ये एक प्रकार से जस्ट लाइक द पास्टोरल्स होते हैं। पास्टोरल्स एंड सेमी एग्रीकल्चरिस्ट। पास्टोरल्स का मतलब होता है ये पशुचारण होते हैं, ये अपने पशुओं को चराते हुए आगे निकल जाते हैं पशुओं के लिए, ठीक है। ये उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वह उन क्षेत्रों पे कुछ समय के लिए, जब तक कि अनुकूल दशाएं होती हैं तब तक वहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं। और ये सेमी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, इसका मतलब है कि यह अर्ध कृषक होते हैं। ये अर्ध कृषक होते हैं। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए से पूछा गया था कि वैदिक संस्कृति जो है या वैदिक काल एक पशुचारण एवं अर्ध कृषक अर्थव्यवस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो मतलब समझिएगा कि ये पास्टोरल्स हैं, सेमी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ट्राइबल हैं, जो मुख्यतः चीफडम की पद्धति पे आधारित हैं। तो यह जनात्मक व्यवस्था जो थी, यह जो ट्राइबल स्टेट की व्यवस्था थी, इसमें जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा था, यह मुख्यतः सरदारी पद्धति पे आधारित था। और इस पद्धति में जो शासन प्रशासन का तरीका था, उस शासन प्रशासन के संचालन में मुख्यतः एक एडवाइजरी बोर्ड के रूप में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास होता है। यह दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जो उनके शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, यह संस्था हो गई, एक हो गई सभा, दूसरी हो गई समिति। तो जो सभा समिति हैं, यह दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वैदिक काल के शासन प्रशासन के संचालन में सहयोग देने के लिए या योगदान देने के लिए। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है, जबकि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है, ठीक है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार और समिति का 9 बार हुआ है। सभा जो है मुख्यतः जो कबीलाई समाज था, एक कबीला, दूसरा कबीला, तीसरा कबीला, जैसे आपका पूर्व, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस, ठीक है, भरत जन आदि अनेक जन थे। तो एक एक जन के अपने कबीले थे। अब ये जो ट्राइबल सिस्टम था, इस ट्राइबल सिस्टम में, ठीक है, इस ट्राइबल सिस्टम की व्यवस्था में जो एक जन होता था या कबीला होता था, वहाँ पे मुख्यतः सभा उनकी अलग होती थी, उनकी समिति अलग होती थी, अन्य कबीलों की सभा समिति अलग होती थी। इसमें से यह सभा जो थी, यह मुख्यतः प्रबुद्ध एवं बुद्ध जनों की संस्था थी। यह मुख्यतः प्रबुद्ध एवं बुद्ध जनों की संस्था थी। प्रबुद्ध का मतलब यहाँ पे हो गया कि ज्ञानी का मतलब हो गया अनुभवी हों, ज्ञानी हों, समझदार हों, जो जिनमें नैतिक कर्तव्य, नैतिक उत्तरदायित्व का बोध हो, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं प्रबुद्ध, ठीक है। तो कहा गया प्रबुद्ध का मतलब ये नहीं कि डिग्री होल्डर हों केवल, ठीक है। तो प्रबुद्ध और बुद्ध जन जो होते थे, इन बुद्ध जनों और प्रबुद्ध जनों की यह एक संस्था होती थी, जो संस्था मुख्यतः राजा या तत्कालीन जो सरदार होते थे या जो कबीले का हेड होता था, जन का हेड होता था, उसको समय समय पर उचित सलाह देते हैं। उसको राजा पर एक प्रकार से कबीलाई समाज के संस्कृति के अनुरूप, कबीलाई समाज की परंपराओं के अनुरूप, कबीलाई समाज के रीति रिवाजों के अनुरूप शासन प्रशासन का संचालन हो। आम जनता मतलब कबीले के हित के लिए कार्य हो। इसके माध्यम से ये लोग मुख्यतः परंपरा, रीति रिवाज और उनके कस्टम्स आदि पर एक प्रकार से आदि की सुरक्षा करते थे, आदि को एक प्रकार से जीवित बनाए रखने का प्रयास करते थे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक प्रकार से राजा पर नियंत्रण का कार्य भी करते थे। तो यह राजा पर एक तरफ नियंत्रण का भी कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ परंपराओं, रीति रिवाजों, ठीक है,
और सामाजिक अवधारणा, हाँ, सामाजिक चेतना को बचाने का भी प्रयास करते हैं। जो सभा समिति होती, जो सभा थी, यह एक प्रकार से पूरी तरह समझिए एक सलाहकारी एडवाइजरी बोर्ड के रूप में कार्य करती थी। एडवाइजरी बोर्ड के रूप में कार्य करती थी, इसीलिए इसके निर्णय जो होते थे यह मंत्रिपरिषद की तरह बाध्यकारी नहीं होते थे। इसके निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय की तरह बाध्यकारी नहीं होते थे। यह बोर्ड ऐसे ही काम करता था जैसे कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान भी एक सलाहकारी बोर्ड होता था, एक एडवाइजरी बोर्ड के रूप में कार्य करता था। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि अष्टप्रधान की मूल प्रवृत्ति क्या थी या उसका मुख्य प्रकृति क्या है, तो वह है सलाहकारी है, बाध्यकारी संस्था नहीं है। वह केवल शिवाजी को क्या करती थी, समय समय पर आवश्यकता अनुसार वह केवल क्या करती है, वह सलाह दे सकती है, सलाह देती थी, ठीक है। वह उसके सलाह को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होता था। तो यह जो सलाहकारी संस्था थी, सलाहकारी संस्था, यह संस्था मुख्यतः, ऐसे क्वेश्चन आपको कथन कारण में आज में बनेंगे तो याद रखिएगा। जैसे पूछ लिएगा कि राजा या वैदिक जन या वैदिक कबीलाई समाज सभा के निर्णयों की अवहेलना नहीं कर सकता था या सभा के निर्णयों को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य था, तो ये गलत है, जान लीजिएगा। सभा के निर्णयों को मानने के लिए कभी बाध्य नहीं था। समिति के निर्णयों के लिए बाध्य हो सकता है, लेकिन सभा के लिए नहीं। तो याद रखिएगा, यह सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बोर्ड है। यह जो संस्था है यह वर्तमान समय में राज्यसभा की तरह होता है, वर्तमान में राज्यसभा की तरह होता है, जिसकी तुलना इतिहासकार लुडविग महोदय ने किया है। तो लुडविग महोदय ने, ठीक है, इतिहासकार लुडविग महोदय ने, ठीक है, इसे मुख्यतः इसकी तुलना लुडविग महोदय ने इसकी तुलना राज्यसभा से किया है और राज्यसभा की तरह सलाहकारी बोर्ड इसे माना है, ठीक है। जबकि लुडविग महोदय ने इसकी तुलना, ठीक है, इसकी तुलना समिति की तुलना लोकसभा से किया है, लोकसभा के साथ किया है, और जिसके निर्णयों को मानना या जिसके निर्णय प्रायः बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा मजबूत संस्था होती है, यह संस्था मुख्यतः कार्यों के निष्पादन के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के लिए उत्तरदायी होती थी समिति, जबकि सभा केवल सलाहकारी संस्था के रूप में ही केवल कार्य करती थी, ठीक है, केवल सलाहकारी संस्था के रूप में ही कार्य करती थी। अगला समझिएगा, तो एक बार सभा आपका फिर समझिए। सभा में जो सभा का हेड होता था वो कहलाता था सभापति। सभा के हेड को कहते थे सभापति, जबकि समिति के हेड को कहते थे ईशान। सभा के हेड को कहते थे सभापति और समिति के हेड को कहते थे ईशान। समिति के हेड को कहते थे ईशान। अथर्ववेद में सभा का उल्लेख करते समय यह कहा गया है कि जो सभा का निर्णय होता है यह अनुल्लंघनीय होता है, जिसका उल्लंघन न किया जा सके। मतलब एक प्रकार से यह है कि सभा के निर्णयों की अनुल्लंघनीय पद्धति का यहाँ मतलब यह हो गया कि जो सभा है यह भले ही सलाहकारी बोर्ड थी, लेकिन मुख्यतः तत्कालीन कबीलाई समाज के वृद्धजन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रबुद्ध जन उसमें शामिल होते थे, और जो मुख्यतः कबीलाई समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, उनकी पद्धतियों आदि का संरक्षण करते थे। इसीलिए उन परंपराओं और रीति रिवाजों के विपरीत जाना संभव नहीं था। इसीलिए उनके निर्णयों को भी एक प्रकार से व्यवहारिक अर्थ में उनको ना करना या मना करना भी संभव नहीं था। इसीलिए संभवतः यहाँ पे इसके निर्णयों को अनुल्लंघनीय कहते हुए इसे सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा मतलब होता है जिसके निर्णयों का उल्लंघन न किया जा सके। तो अथर्ववेद में याद देखिएगा, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ठीक, अब आते हैं, देखिए, तो अब समझिएगा, जहाँ सभा मुख्यतः राजा को
समय समय पर नियम कानून के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, सामाजिक मान्यताओं के लिए, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के लिए समय समय पे इनको सहायता देती है, समय समय पे इनको सलाह देती रहती है, ठीक है। और इसीलिए सभा में महिलाएं भी शामिल होती थी, तो सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, ठीक है। तो वह भी मतलब स्त्रियों की भी एक संस्था थी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। आगे समिति जो थी यह मुख्यतः एक प्रकार की आम जनों की समिति होती थी। आम जन की समिति तो यह प्रकार से यह सामान्य पीपल की सभा होती थी या समिति होती थी, जिसे वर्तमान में तुलना हम लोकसभा से करते हैं। यह आम जन की सभा है। अब पूरा आम जन भले न भाग लेता हो, अगर हो सकता है रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हो, जैसा कि हम लोग वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखते हैं कि जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लोकसभा तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ठीक है, विधानसभा तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो संभवतः तत्कालीन जनता भी जो होगी वह क्या करती थी, आम जनता अनेक रत्नियों के माध्यम से और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को समिति तक पहुंचाती होगी। तो इस प्रकार समिति जो थी यह एक केंद्रीय संस्था होती थी। समिति आम जनता की संस्था होती थी। वर्तमान में इसकी तुलना लोकसभा से की जाती है। लुडविग महोदय ने इसकी तुलना लोकसभा से किया है। इसे लुडविग महोदय ने इसे केंद्रीय संस्था माना है, जबकि सभा को उन्होंने ग्राम संस्था के रूप में परिभाषित किया है। अब जो समिति थी, यह समिति का हेड कौन होता है? समिति का हेड होता है ईशान। समिति के बारे में कहा जाता है कि समिति का जो व्यापक प्रभाव देखा जाता है वह वास्तव में उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों में मिलता है। समिति का व्यापक प्रभाव में कहाँ मिलता है? यह मुख्यतः उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों में मिलता है। तो समिति का इम्पॉर्टेंस प्रारंभिक वैदिक काल में, मतलब ऋग वैदिक समाज में उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि यह उत्तर वैदिक काल में हो गया। तो याद रखिएगा, अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पूछे और यह पूछे कि प्रारंभिक वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में समिति का महत्व ज़्यादा बढ़ा, तो यह कथन सही होगा। क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक अवधारणा का विकास हुआ, वैसे सभा और समिति के कार्यों में, उसकी पद्धतियों में और उनके संगठनात्मक ढांचे में भी परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। दूसरी बात समझिएगा, अब समिति का जो मुख्य काम क्या होता था? समिति मुख्यतः राजा का चुनाव करती थी, तो राजा के निर्वाचन में मुख्यतः समिति भाग लेती थी। समिति का अन्य काम नियम निर्धारण करना होता था। समिति अनेक संस्थाओं के माध्यम से अपना कार्य संचालन करती थी। जैसे वर्तमान में लोकसभा में अनेक संस्थाएं बनाई जाती हैं, राज्यसभा में अनेक संस्थाएं बनाई जाती हैं, अनेक समितियां होती हैं, जैसे लोकलेखा समिति हो गई, जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, जैसे उपक्रम समिति हो गई। तो बहुत सारी समितियों के माध्यम से ये कार्य करती है। वैसे ही तत्कालीन समय में समिति जो होती थी वह अनेक समितियां अपने अंतर्गत अनेक संगठन छोटे छोटे बनाती थी और इनके माध्यम से वह कार्य करती थी। जैसे कुछ आम सैनिक होते थे जिन्हें समिति के समय में या वैदिक काल में कहा गया है गण मतलब आम सैनिक कहा गया है। इसी तरह अंगरक्षकों को कहा गया है ब्रात, तो एक ब्रात का संगठन हो गया, एक गणों का संगठन हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे, एक मवेशी खोजने वाले का संगठन हो गया जिसे कहा गया है सरघर, ठीक है, जिसे कहा गया है सरघर। आपसे पूछेगा सरघर क्या है? सरघर बल्कि या कह सकते हैं सर्घ ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट शब्द है, सर्घ। अब पूछेगा सर्घ क्या है? जो मवेशी खोजने वाला ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि जो वैदिक कबीलाई समाज है वास्तव में पशुचारण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो इसीलिए पशुओं को इसमें व्यापक महत्व दिया गया। और पशुओं के लिए सर्वाधिक युद्ध भी हुआ। तो पशुओं के लिए सर्वाधिक युद्ध हुआ तो पशुओं को खोजने के लिए ही वेदों में बार बार शब्द आया है गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज करना, और गाय जो थे इनके संसाधन के मुख्य माध्यम थे।
गाय इनकी संपदा की मुख्य माध्यम थी और गाय इनकी समृद्धि का भी मुख्य मेजरमेंट या मापक था। इसीलिए पशुओं को या मवेशियों को खोजने के लिए और मवेशियों के लिए ही सबसे ज़्यादा युद्ध हुए। यहाँ तक कि गायों को अष्टकर्णी के नाम से कहा गया है कि जिनके कान पे आठ प्रकार के कर्ण हो या जिनके 8 प्रकार के उसमें उनके कान जो है छेदे गए हों, वह अष्टकर्णी है। तो अष्टकर्णी, गविष्टि जैसे शब्द उल्लेख मिलता है। सर्ग मतलब इनके खोजने की बात की जा रही है मवेशियों को। ठीक है, आगे चल के इसी में आप अगर पढ़े होंगे परि नामक व्यापारियों का उल्लेख हो रहा है, ब्रिबु नामक व्यापारियों का उल्लेख मिला है। तो यह सब व्यवस्था जो है वह उसी कबीलाई समाज की ओर और उनकी अवधारणा और उनके विकास की पद्धति की ओर दृष्टिगत करती है। तो अच्छा ठीक है, समिति जो होती थी, समिति क्या करती थी? समिति ग्राम नामक दल भी संगठित करती थी। समिति उस समय वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में इनके पास कोई भी अस्थायी सेना भी नहीं होती थी। इसीलिए जब कोई कबीला दूसरे कबीला से युद्ध करता था तो तुरंत ही क्या किया जाता था, विभिन्न लोगों को आमंत्रित किया जाता था युद्ध करने के लिए और तुरंत ही एक अस्थायी सेना बना लेते थे जिसे कहा गया है मिलिशिया। पूछेगा मिलिशिया क्या है? मिलिशिया वैदिक काल की एक अस्थायी सेना होती है। मिलिशिया वैदिक काल की एक अस्थायी सेना होती है। यह ऐसी सेना होती है जो युद्ध के समय जो कबीले आपस में युद्धरत होते थे उसके समय बुलाई जाती थी और उसके बाद यह फिर भंग कर दी जाती थी। तो अभी अस्थायी सेना का यहाँ पे अभाव है। बस एक अन्य यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनके अधीन गुप्तचर भी बनाए गए, जिसे गुप्तचरों को तत्कालीन समय में गुप्तचर पुलिस अधिकारियों को कहा गया। पुलिस अधिकारी थे जीवग्रीव। जीवग्रीव मतलब होते हैं पुलिस अधिकारी और गुप्तचर का मतलब है स्पर्श। जो स्पर्श हैं ये क्या थे? यह गुप्तचर थे, जबकि जो जीवग्रीव हैं यह पुलिस होती थी। जीवग्रीव ये सब टाइम पूछेगा, ये सब पूछा भी गया है। स्पर्श और जीवग्रीव, स्पर्श और जीवग्रीव। इसी में एक उल्लेख मिलता है वैदिक काल में उग्र। उग्र जो है वास्तव में उग्र के बारे में अगर सेमेंटिक हिस्ट्री को देखा जाए, सेमेंटिक हिस्ट्री मतलब होता है भाषाई इतिहास या भाषा के विकास का इतिहास। सेमेंटिक हिस्ट्री में पाते हैं कि वैदिक काल में जो उग्र थे यह वस्तुतः उग्र जो थे केवल एक प्रकार के पुलिस होते थे, उग्र और जीवग्रीव। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, उग्र जो हैं बाद में चलकर एक जाति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उग्र एक जाति के रूप में भी उल्लेख मिलता है। इसकी चर्चा हम भी आगे बाद में करेंगे। अच्छा, सभा समिति जो थी दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंस थी वैदिक कबीलाई सामाजिक अवधारणा में। इसीलिए अथर्ववेद में सभा समिति दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है। ठीक, सभा समिति दोनों को सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो यह जो आपका मुख्यतः सभा और समिति का वैदिक काल में योगदान रहा है या वैदिक कबीलाई व्यवस्था में योगदान रहा है। इसमें यह भी याद रखिएगा, समिति में तो महिलाएं भाग लेती थी, सभा में तो महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है वह आपका है विदत। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कुल मिला के 122 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। याद रखिएगा क्वेश्चन, मतलब सभा और समिति से भी, सभा और समिति से भी प्राचीन। ठीक है, तो जो विदत है यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है जो सभा और समिति से भी प्राचीन है, सभा और समिति से भी प्राचीन है।
यह संस्था जो था मुख्य रूप से यह विद्वानों की एक परिषद है। यह क्या है? यह समिति जो है यह विद्वानों की एक परिषद है। इट इज़ अ काउंसिल ऑफ स्कॉलर्स। तो ठीक है, यह विद्वानों की एक परिषद है। सभा वृद्धजनों प्रबुद्धजनों की सभा थी, संस्था थी। समिति आम जनों की संस्था थी, ठीक है। और विदत जो है यह विद्वानों की संस्था है। यह सबसे प्राचीनतम संस्था है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो वेदों में सभा समिति से पहले विदत आया है जिसका उल्लेख मिलता है 122 बार। अब विदत का कार्य मुख्यतः क्या है समझिएगा। विदत का मुख्य कार्य होता था कि जैसे हमने कहा कि सभा समिति का तो आपने देख लिया, सलाहकारी बोर्ड के रूप में काम करती थी। समिति केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती थी, जो पूरा प्रशासनिक अधिकार उसके पास था लोकसभा की तरह। लेकिन जहाँ तक विदत का बात है, कंसर्न है, विदत मुख्यतः विद्वानों की परिषद थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जो कबीलाई समाज में जो उत्पादन पद्धति थी, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कबीलाई समाज की उत्पादन पद्धति थी, उस उत्पादन पद्धति का मोड ऑफ एक्सचेंज क्या हो, उसकी वितरण पद्धति क्या हो, इस पे मुख्यतः सलाह देने का कार्य होता था आपका विदत का। तो विदत एक प्रकार से कह सकते हैं, विदत एक प्रकार से मुख्यतः घरेलू कार्यों से लेकर सामाजिक संसाधनों, घरेलू कार्यों से लेकर सामाजिक संसाधनों के वितरण के संदर्भ में सलाह देने वाली संस्था थी। तो यह जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन पद्धति है, उसका वितरण कैसे समाज में किया जाए, किसको क्या प्राप्त हो, किसको नहीं प्राप्त हो, किसको कितना मिलना चाहिए, इस पद्धति पे मुख्यतः कार्य कौन करता है? इस पद्धति पे मुख्यतः कार्य करता है आपका विदत। विदत में भी स्त्रियां पूरे अधिकार के साथ भाग लेती हैं। विदत में भी स्त्रियां पूरे अधिकार के साथ भाग लेती हैं, तो स्त्रियों का भी इसमें अधिकार था। तो स्त्रियां सभा में भाग लेती थी और प्लस विदत में भाग लेती थी, लेकिन समिति में नहीं भाग लेती थी। याद रखिएगा, सभा और विदत में भाग लेती थी लेकिन समिति में नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे किस में भाग लेती थी किस में नहीं, या वैदिक कालीन स्त्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो आपको ऐसे ऑप्शन देगा जैसे कि तत्कालीन समाज में नियोग प्रथा मुख्यतः समाज में व्याप्त था। दूसरा ऑप्शन, वैदिक काल में विधवा को शास्त्रों के अनुसार 10 बार विवाह करने का अधिकार था। तीसरा ऑप्शन आपको देगा कि वैदिक महिलाएं या वैदिक कालीन महिलाएं मुख्यतः कठोर पर्दे में रहती थी। चौथा ऑप्शन आपको देगा कि ये लोग मुख्यतः सभा समिति और विदत में भाग लेती थी, और कहेगा इनमें से कौन गलत है कौन सही है, 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब क्वेश्चन कर पाइए और जानिए दोनों अलग है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो अलग ढंग से पूछेगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। तो मतलब ये जानते हैं कि जैसे सामाजिक अवधारणा पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, ये नहीं कि सरसरी निगाह से आपने देख लिया पर्दा प्रथा का भाव था, बाल विवाह नहीं होता था, ठीक है, बहुविवाह था कि नहीं था, नियोग प्रथा था कि नहीं था, सती प्रथा था कि नहीं था। तो जब ऑप्शन आएगा तो पूछेगा, कहेगा वैदिक कालीन समाज के बारे में या स्त्रियों की दशा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा वहाँ अगर दिया है सती प्रथा फ्रिक्वेंटली चलता था, सती प्रथा पूरी तरह से समाज प्रभावित था। दूसरा ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, बहुविवाह प्रचलित थे, नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ऐसे जब ऑप्शन देगा तो याद रखिए कि आप उस समय कर भी पाएंगे कि नहीं। मुख्यतः ये भी ध्यान देगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो मतलब अगर सामाजिक जीवन भी है तो अभी याद रखिएगा, जैसे कहेगा कि विवाह पद्धति के अंतर्गत 4 प्रकार के विवाह जो हैं, ठीक है, प्रशस्त हैं और अंतिम 4 अप्रशस्त हैं। लेकिन आगे देगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राक्षस विवाह को, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग के लिए उपयुक्त बताया गया है, या मनुस्मृति में, ठीक है। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर है कि नहीं राक्षस विवाह उपयुक्त है कि नहीं, क्योंकि वेदों में तो कहा गया है कि अप्रशस्त विवाह है जो समाज के लिए अनुपयुक्त है, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मतलब यह है कि हमको
क्वेश्चन फॉर्म में अगर वो चीज़ आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जो भी पढ़िए पहले उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देखिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे कहेगा विवाहों का पहली बार उल्लेख गृह सूत्रों में हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देगा जो आर्ष विवाह है यह कन्या मूल्य की पद्धति पर आधारित होता है। तीसरा देगा, ठीक है, आर्ष विवाह मुख्यतः सामाजिक समृद्धि का प्रतीक होता था। चौथा ऑप्शन देगा कि असुर विवाह जो है वह कन्या मूल्य पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन कौन सा गलत है। तो हमको मतलब यह है कि हर चीज़ का जो भी पढ़ रहे हैं उस पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में आने पे हम कर भी पाएंगे। तो जब हम कर नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। तो विदत हो गए, सभा समिति विदत तीनों महत्वपूर्ण संस्था हैं और तीनों का ही कबीलाई समाज में ट्राइबल स्टेट की पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों का जो स्वरूप है वस्तुतः ट्राइबल स्टेट का स्वरूप रहा है और यह भारतीय इतिहास के अगर हड़प्पाई सभ्यता के संस्थागत स्रोतों को छोड़ दिया जाए, उसकी संस्थाओं के विकास के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं मिलती है तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो यह भारतीय प्रशासन के संदर्भ में यह प्राचीनतम सलाहकारी संस्था और मंत्रिपरिषद के पूर्वतम स्वरूप माने जा सकते हैं। ठीक।